अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में, सेल साइकिल। हम जानते हैं कि सारे जो लिविंग जानदार हैं उनके पास सेल्स मौजूद हैं। इंसान के पास भी ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन से मुराद है एक जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है। यही रिप्रोडक्शन सेल के लेवल पर भी होती है और उसे हम कहते हैं ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल असल में सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि तरतीबवार होते हैं, ऐसे इवेंट जो एक तरतीब के साथ हों जिसमें सेल अपने आप को तैयार भी करे और अपने जैसे नए सेल भी प्रोड्यूस करे, उसे सेल साइकिल का नाम दिया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे तो सीरीज ऑफ इवेंट्स वो सारे वाकयात फ्रॉम सेल बर्थ, एक सेल पैदा हुआ, टू इट्स डिवीजन, उसने अपने आप को कॉपी किया, ये सेल साइकिल कहलाएगा। अब सेल साइकिल के बेसिकली दो हमारे पास इसकी डिवीजन्स हैं। सबसे पहले नंबर पे इंटरफेज जो कि सेल साइकिल के 90% के ऊपर मुश्तमिल है, और माइटोसिस। दो चीजें हैं। इंटरफेज में असल में सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता बल्कि अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए, और ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट था कि ये उसकी रेस्टिंग फेज है, उसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। हालांकि ये उसकी रेस्टिंग फेज नहीं बल्कि हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज है। और दूसरी माइटोसिस है। माइटोसिस में हमें नजर आ जाएगा कि एक सेल डिवाइड होकर दो में तकसीम हो गया। इंटरफेज जो कि 90% मुश्तमिल है सेल साइकिल का जी, इसकी आगे तीन मजीद सब डिवीजन हैं जिसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज शामिल है। G1 फेज ग्रोथ फेज है। इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है, ऐसी प्रोटीन ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि उसके डीएनए को कॉपी करवाने में मदद देते हैं। मैंने लिख भी दिया है, सेल अपने आप को तैयार करता है, महसूस प्रोटीन और एंजाइम्स बनाए जाते हैं। वो प्रोटीन और वो एंजाइम बनाए जाते हैं जो कि डीएनए को कॉपी करवाने में ज़रूरी होते हैं। दूसरी फेज है हमारे पास एस फेज, और एस फेज को हम डुप्लीकेशन फेज भी कहते हैं। डुप्लीकेशन फेज से मुराद है इसमें एक सेल के पास जो एक सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड डीएनए मौजूद है, वो उसको G1 फेज में बनाई गई प्रोटीन को इस्तेमाल करके उसको दो में कॉपी कर लेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं डुप्लीकेशन फेज। इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स पे चले जाते हैं। G2 फेज रेडी फॉर माइटोसिस, ये भी एक किस्म की ग्रोथ फेज है। जब डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है तो ऐसे प्रोटीन और ऐसे एंजाइम बनाए जाते हैं जो कि सेल साइकिल की अगली जो मशक है जिसे माइटोसिस का नाम दिया जाएगा, उसके लिए अपने आप को सेल रेडी करता है। अब माइटोसिस के भी बेसिकली दो ही डिवीजन्स हैं, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से मुराद है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को वाज़िया दो में तकसीम कर लेगा, और साइटोकाइनेसिस से मुराद है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जितना भी साइटोप्लाज्म मौजूद है उस सेल के अंदर वो भी अपने आप को दो में तकसीम कर लेगा। कैरियोकाइनेसिस की आगे मजीद 4 सब डिवीजन्स हैं जिनका नाम बिल तरतीब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज हैं। उसके बाद टेलोफेज के फौरन बाद साइटोकाइनेसिस हो गई जिसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दो में तकसीम हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी अंदर की तरफ और सेल ऑटोमेटिकली दो में तकसीम हो जाएगा। और वो जो डीएनए यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ था वो कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में अलग अलग होके आधा जो हाफ था, जो कॉपी थी, वो एक साइड पे चली जाएगी और आधी कॉपी दूसरी साइड पे चली जाएगी। हाँ जी, सेल साइकिल के दूसरे मरहले पे आ जाते हैं जिसका नाम है माइटोसिस। और माइटोसिस का पहले मैंने आपको बताया कि उसके दो बड़े स्टेजेस हैं जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर वो दो में तकसीम हो चुके, दो में कॉपी हो चुकी होती हैं क्रोमोसोम्स, उनको अलग करके एक कॉपी एक साइड पे और दूसरी कॉपी दूसरी साइड पे भेजनी है। और जो साइटोकाइनेसिस है उसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होगा उसको भी आखिर दो में तकसीम करेंगे, तभी जो ऑर्गेनेलिज हैं वो अपनी जगह पे रह सकेंगी और जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर फंक्शन कर सकेगा, क्योंकि ऑर्गेनेलिज के फंक्शन करने के लिए साइटोप्लाज्म लाजमी चीज़ है। अब हम देखते हैं, मैंने साथ में लिख भी दिया है, माइटोसिस की सबसे पहली जो बड़ी स्टेज है उसका नाम है कैरियोकाइनेसिस, जिसको ए के नाम से ज़ाहिर किया है, और इसकी दूसरी स्टेज है बी जिसको मैंने ज़ाहिर किया साइटोकाइनेसिस के नाम से। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस की 4 सब डिवीजन्स हैं जिनका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 उसकी डिवीजन है जिसमें कॉपी हुआ जो डीएनए है उसको अलग अलग साइडों पे भेजना है हमने।
अच्छा, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दागानमा सूरतें अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो बिल्कुल पिघली हुई हालत में होते हैं, जब वो थोड़े बहुत कंडेंस होना शुरू होते हैं वो प्रॉपर एक क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जिसका पहला पॉइंट प्रोफेज का मैंने लिखा है, क्रोमाइटन सिकुड़कर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब क्रोमाइटन सिकुड़ना या कंडेंस होना शुरू हो गया है और उसने कौन सी शक्ल अख्तियार कर ली है, क्रोमोसोम्स की जो वाज़ेह शक्ल होगी वो अख्तियार कर लेगा। हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ से आए, इंटरफेज से आए। इंटरफेज की एस फेज में जो डुप्लीकेशन फेज थी उसमें जितना भी क्रोमोसोम था वो दो में कॉपी हो चुका है। अब हर क्रोमोसोम के पास जो एक अलग सिस्टर क्रोमैटिड उसके साथ अटैच है वो इंटरफेज की एस फेज से आए थे। अब इसी मरहले में प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम है, ये ऊपर एक साथ आपको नजर आ रही होगी, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जब सेंट्रोसोम 2 में तकसीम होते हैं उसे सेंट्रियोल कहा जाता है। और इसके अंदर से स्पेशल किस्म के फाइबर धागानुमा साहतें निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर हैं, या उन्हें हम माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं। ये सेंट्रोसोम जो है ये आप 2 में तकसीम होकर अपोजिट साइडों के ऊपर जाना शुरू कर देंगे, जिन्हें हम नाम देंगे सेंट्रियोल का। अब उसके बाद अगली फेज आ गई मेटाफेज। मेटाफेज में जो सेंट्रियोल अपोजिट साइडों पे चले गए थे उनमें से जो धागे निकले जिन्हें हमने स्पिंडल फाइबर का नाम दिया, वो क्रोमोसोम के ऊपर खास किस्म की एक प्रोटीन है जिसका नाम है काइनेटोकोर। उस काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। उस काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर जब आके अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे को आप मुखालिफ साइडों पे खींचना शुरू कर देते हैं, 2 जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनको अपोजिट साइडों पे खींचना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मेटाफेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं उनसे निकलने वाले जो धागे हैं वो खास किस्म की प्रोटीन के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। उससे अगली फेज है हमारे पास एनाफेज। कैरियोकाइनेसिस की जो तीसरी फेज है एनाफेज, उसके अंदर धागे अपने आप को पुल करवाते हैं अपोजिट साइड पे। इसकी वजह से 2 सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो टूट के एक सिस्टर क्रोमैटिड पे चला जाता है। लिहाजा जितना भी कॉपी हुआ डीएनए था वो एक साइड पे चला गया और दूसरा कॉपी हुआ डीएनए एक साइड पे चला जाएगा। उससे अगला फेज है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर जो एक साइड पे कॉपी गई है और जो दूसरी साइड पे कॉपी गई है डीएनए की या क्रोमोसोम की, उनके गिर्द नया एक न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मैंने डॉटेड लाइन के साथ शो की है। अब ये दरमियान में भी मैंने एक लाइन ड्रा की है। ये लाइन ये बता रही है कि ये सेल अब 2 सेल में तकसीम होने वाला है और इन 2 सेल्स को हम कहेंगे ये डॉटर सेल हैं। लेकिन इसके लिए हमें साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना पड़ेगा और जो माइटोसिस है उसकी दूसरी जो डिवीजन है बड़ी, उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो 2 में तकसीम हो जाता है। आधा साइटोप्लाज्म एक साइड वाले डीएनए की कॉपी के पास चला जाता है और आधा दूसरी साइड पे। अब सवाल ये है कि एक जो सेल है वो किस तरह दूसरे सेल से अलग होगा। तो जानवरों के सेल के अंदर तो दरमियान में झुर्रियां बनती हैं, क्योंकि इनके सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ये थोड़ा नरम होता है, इसलिए इनके दरमियान में थोड़ी सी झुर्रियां बनती हैं। सेल मेम्ब्रेन अपने आप को इनवेजिनेट ऐसे करवाना शुरू करती है और सेल ऑटोमेटिकली 2 में तकसीम हो जाता है। जबकि पौधों के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, उनको ऐसे इनवेजिनेट करके 2 में तकसीम करना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा पौधों के अंदर एक खास किस्म की ऑर्गेनेली है जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस महसूस थैलियां बना के भेजता है। थैलियां जब बना के भेजता है तो वो दरमियान में आके जुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक जो हाफ कॉपी है वो एक साइड पे चली जाती है और दूसरी कॉपी दूसरी साइड पे चली जाती है। 2 अलग डॉटर सेल बन के हमारे पास आ जाते हैं। अब जब मेटाफेज हो रही थी तो जो क्रोमोसोम थे इन्होंने अपने आप को इक्वेटर के ऊपर ऐसे एक तरतीब के साथ बना ली है, एक लाइन बना ली है या एक तरतीब बना ली है, उसे हम कहेंगे ये फ्रैगमोप्लेट बन गई है। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और फ़ायदा क्या है माइटोसिस का। जब एक स्पर्म और एक एग सेल मिले तो फ्यूज़ होके ज़ाइगोट बना, तो उससे लेकर आज आपकी शक्ल बनने तक आपके सेल्स के अंदर लाखों करोड़ों दफ़ा माइटोसिस हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका कद इतना है, आप इस एज के नज़र आ रहे हैं और आपकी ये जिसामत हमें नज़र आ रही है। अदरवाइज़ अगर सेल डिवीजन या माइटोसिस ना होती तो आप सिंगल सेल पर ही रह जाते और ए सेलुलर ही रह जाते या यूनिसेलुलर ही रह जाते। माइटोसिस की सबसे पहले नंबर पे सिग्निफिकेंस में है ग्रोथ, जिसकी मैंने आपको मिसाल बता दी है कि परमानेंट इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से इंसान भी बढ़ता है, जानवर भी और पौधे भी आस्ता आस्ता बढ़ते जाते हैं। ये फ़ायदा है माइटोसिस का। अगर माइटोसिस ना होती
या लिमिटेड माइटोसिस होती तो क्या पता सारे बंदे छोटे छोटे ही रह जाते, क्या पता जाइगोट से आगे ही ना कोई बढ़ सकता। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट, हमारे जिस्म के अंदर बेशुमार ऐसे सेल हैं जैसे स्किन के सेल हैं, हमारे रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन के सेल हैं जो कि कॉन्स्टेंटली रिमूव होके नए बनते जाते हैं और पुराने वालों की बिल्कुल कॉपी होते हैं। ये भी एक फ़ायदा है किसका, माइटोसिस का। उसके बाद हमारे पास है रीजनरेशन, बाज़ जानदार ऐसे हैं जो अपना एक हिस्सा खो के दोबारा उसे रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा वैसा ही हिस्सा दोबारा बना लेते हैं, जैसे जिसकी एक एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश के अगर एक बाजू दो बाजू टूट जाएं तो वो अपने दो बाजू एक बाजू दोबारा रीजनरेट कर लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं, ये रीजनरेशन है और दिस इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस, ये भी माइटोसिस की वजह से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेटिंग के लिए दो जानदारों की ज़रूरत नहीं होती, एक ही जानदार अपने ऊपर बड बना के, या मुख्तलिफ और भी एसेक्सुअल की कैटेगरीज हैं, लेकिन एसेक्सुअल में हम बडिंग पढ़ेंगे कि हाइड्रा एक पौधा है, उसके ऊपर सेल की एक ग्रोथ एक साइड पे बढ़ती है, उसके अंदर सेल डिवाइड होते हैं, उसे हम कहते हैं ये बड बन गई है हाइड्रा के ऊपर। वो बड टूट जाती है, नीचे गिरती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये अगर एक हाइड्रा का पौधा और इसमें सेल डिवीजन इस साइड पे जाए और इससे हम कहेंगे ये बड है, थोड़ी देर के बाद ये बड नीचे गिर जाएगी और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। और इसी तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जानदार अपनी तादाद को बढ़ाते भी हैं। उसके बाद मसले क्या क्या हो सकते हैं, एरर क्या क्या आ सकते हैं माइटोसिस के अंदर, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। वो जीन्स जो सेल डिवीजन को या माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वही म्यूटेंट हो जाएं, वही खराब हो जाएं, तो माइटोसिस या सेल डिवीजन खराब हो जाती है, सेल बेहंगम बढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर काम ही नहीं करते। अगर तो बढ़ जाएं और काम करें फिर तो फ़ायदेमंद हो गए, लेकिन बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन काम नहीं करते, बल्कि काम उल्टा खराब कर देते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। और अगर वो ट्यूमर जिस जगह पे प्रोड्यूस हुआ है उसी जगह के ऊपर रहे और कोई एबनॉर्मल सेंसेशन या किसी दूसरे सेल को इन्वेड ना करे तो ये बेनाइन ट्यूमर कहलाएगा। और अगर वो अपनी जगह से हिल के किसी दूसरी जगह पे जाके दूसरे सेल्स को भी खराब करे, उनको भी म्यूटेंट करे, उनके अंदर भी ट्यूमर फॉर्मेशन कॉज करे, उसके अलावा दिमाग को भी एबनॉर्मल सेंसेशन दे, कोई उल्टी उल्टी बातें उसके दिमाग में आए, तो ये कैंसर कहलाएगा। दोबारा सुने कि अगर ट्यूमर उसी जगह पे रहे और किसी दूसरे सेल को इन्वेड ना करे तो ये बेनाइन ट्यूमर होगा, और अगर दूसरी साइड पे चला जाए और दूसरे सेल्स को भी जाके खराब करे तो ये मलिग्नेंट ट्यूमर होगा और इसे हम कैंसर का नाम देते हैं। और एक सेल जो कि ट्यूमरस सेल है वो दूसरे सेल को जाके खराब करता है या दूसरे सेल के अंदर भी कैंसर काज करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस है। ये मेटास्टेसिस का प्रोसेस होगा। कैंसर जो कि म्यूटाजेंस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ खुराक और मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ शवाएँ ऐसी हैं जो कि हमारे ऐसे जीन्स जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है या बेनाइन ट्यूमर होता है। मलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू बेनाइन ट्यूमर, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर उसी जगह पे रह जाएगा और मलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे सेल्स को भी जाके ख़राब करना शुरू कर देगा। इसकी आज दिन तक कोई खास किस्म की वैक्सीनेशन, कोई दवाई, कोई इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन आर्जी तौर पर इलाज इसके जारी हैं।